27 सितंबर 2020 से जब से तीनों ही किसान बिल लागू हुए हैं पूरे भारत में, तब से जो किसान है वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने भारत बंद का भी ऐलान किया है 8 दिसंबर को। तो आखिर किसान जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, साथ ही जो एमएसपी है वो क्या होता है, एपीएमसी क्या होता है, और जो तीनों ही किसान बिल है क्या उसमें किसानों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं या फिर ये किसान विरोधी है, सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वो भी ओरिजिनल कॉपी के साथ। तीनों ही किसान बिलों को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एमएसपी और एपीएमसी यानी क्या होता है। तो एमएसपी यानी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब इसका क्या मतलब होता है, तो जो एमएसपी होता है उस पर भारत सरकार जो है वो धान खरीदी करती है या फिर फसल खरीदी करती है किसानों से। चाहे किसानों की फसल अच्छी हो या नहीं हो, चाहे बारिश हो, कुछ भी हो, लेकिन एमएसपी पर जो है वो एक फिक्स अमाउंट में जो भारत की सरकार होती है वो फसल खरीदी करती है। अब एमएसपी को ठहराता कौन है, तो एमएसपी को ठहराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक डिपार्टमेंट है जिसे कहा जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसे सीएसीपी भी कहा जाता है। अब ये जो डिपार्टमेंट है ये काम किसके अंडर करता है, तो ये काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अब ये जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चरल फार्मर वेलफेयर के अंडर भी काम करती है। इसका क्या काम होता है, तो जैसे कि A2 फार्मूला या फिर A2FL फार्मूला या फिर C2 फार्मूला, तो ये जो है ये कुछ फार्मूले होते हैं जिनका अभ्यास करके, यानी कि जो कॉस्ट लगी है किसान को अपना फसल बनाने के लिए या फिर उसका पहुंचाने के लिए मंडी तक, या फिर और भी जो उनके खर्चा आया है उन सभी का कैलकुलेशन करके एमएसपी जो है वो ठहराई जाती है इस संगठन द्वारा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि एमएसपी पर आखिर कितने प्रतिशत जो किसान होते हैं उनसे सरकार खरीदी करती है। तो सरकार जो है वो सिर्फ 6% किसानों से खरीदी करती है एमएसपी पर। उसके बाद के जो 94% किसान हैं वो अपनी फसल जो है वो मंडी में बेचते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है वो उदाहरण के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2000 रुपये होगा, तो उसके लिए अगर किसान किसी भी व्यापारी को बेचता है तो वो 2100 रुपये से बेच सकता है, वो 1975 से नहीं बेच सकता है। यानी कि अगर एमएसपी 2000 रुपये ठहरा है तो उससे ज़्यादा कीमत पर भी जो किसान की फसल है वो बेची जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं होता। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर दिखाया गया है कि जो एमएसपी होता है उससे नीचे करीबन 68% किसानों ने जो है वो अपनी फसल बेची है पिछले एक साल में। अब ऐसा आखिर होता क्यों है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया एमएसपी जो है वो सरकार ठहरा के देती है, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हर स्टेट जो है वो अपने अपने हिसाब से करता है। तो हर स्टेट का जब इम्प्लीमेंटेशन होता है एमएसपी का वो अलग अलग होता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में अब एपीएमसी की बात है, तो एपीएमसी यानी क्या होता है, तो एपीएमसी यानी होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे साधारण भाषा में जो है वो मंडी कहा जाता है। यानी कि जो एमएसपी पर खरीदी नहीं होती है वो एपीएमसी में बेचा जाता है, यानी कि मंडी में बेचा जाता है। अब एपीएमसी क्या है, तो एपीएमसी जो है ये एक स्टेट द्वारा संचालित एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्टेट जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद में अगर हम एपीएमसी की बात करें तो एपीएमसी में जो है वो रिटेलर्स यानी कि व्यापारी को नामित करती है और वो फिर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि बोली लगाते हैं, और उस फिर वो प्राइस जो निर्धारित होता है उस प्राइस पर किसानों से जो है वो धान या फिर फसल ली जाती है। अब इसकी शुरुआत करी क्यों गई थी, तो आज़ादी के बाद भारत में गाँव की जो संपूर्ण वितरण प्रणाली थी यानी कि होल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो साहूकार या फिर व्यापारी नियंत्रित करते थे, जिससे जो किसान थे उनको बहुत कम लाभ मिल पाता था। इससे छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जो है वो एपीएमसी एक्ट को लाया था। अब एपीएमसी की बात हुई है तो एपीएमसी में यानी कि मंडी में जो भी किसान अपनी फसल बेचता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है, किसे, तो वो वहाँ के राज्य सरकार को। यानी कि जो राज्य सरकार होती है उन्हें मंडी से करीबन 11 से 12% टैक्स मिलता है किसानों के मंडी में फसल बेचने से। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो तीनों ही बिल किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा पारित करे गए थे 17 सितंबर 2020 को, उसमें क्या लिखा गया है। तो जो पहला बिल था वो था कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी कि संवर्धन और सरलीकरण, जिसे प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल या फिर एग्रीकल्चरल मार्केट बिल भी कहा जाता है। जो दूसरा बिल था वो था कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, जिसे एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। और जो तीसरा बिल था वो था कृषि सेवा पर करार विधेयक, तो इसे कहा जाता है इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल यानी कि अमेंडमेंट बिल 2020। अब यहाँ पर जो नरेंद्र सिंह तोमर है जो किसान कल्याण मंत्री है, उन्होंने क्या कहा था, तो उन्होंने ये कहा था कि अब किसान अपनी मर्जी का मालिक होगा, किसान को उत्पाद सीधे बेचने की आज़ादी होगी, एमएसपी जारी रहेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि टैक्स न लगने से किसान को ज़्यादा दाम और लोगों को भी कम कीमत पर मिलेगी वस्तुएं। निजी निवेश यानी कि जो प्राइवेट है उसका जो निवेश होगा उससे जो रोजगार है वो भी बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी।
उसके बाद में इन विधेयकों के विषय में जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ये कहा था कि जो किसान है उन्हें कानूनी बंधनों से आज़ादी मिलेगी। वही उन्होंने पुनः स्पष्ट किया था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है उसे बरकरार रखा जाएगा तथा राज्यों के अधिनियम के अंतर्गत संचालित मंडियां भी राज्य सरकारों के अनुसार चलती रहेगी। यानी जो एमएसपी है वो भी जारी रहेगा और जो एपीएमसी यानी कि मंडियां है वो भी जारी रहेंगी। उसके बाद में जो तोमर है उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इस बिल को लाया क्यों है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो मंडी होती है उसमें जो किसान होते हैं उन्हें जो उनके व्यापारी होते हैं उनकी ही सुननी पड़ती है और वहाँ पर उनका काफ़ी शोषण भी होता है। जो बिचौलिए होते हैं यानी कि जो मिडलमैन होते हैं वो वहाँ पर उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण करते हैं, इसीलिए उन्होंने इस बिल को लाया है। उसके बाद में आगे उन्होंने ये बताया कि 2018-19 के दौरान जो कृषि क्षेत्र का आवंटन क्षेत्र था यानी कि जो टोटल उसमें खरीदी करी गई थी वो खरीदी करी गई थी 46,700 करोड़ रुपए की। 2019-20 में ये हो गई 1,30,485 करोड़ की और 2020-21 में ये हो गई 1,34,399 करोड़ की। तो तोमर ने कहीं ना कहीं बताया कि जो एमएसपी है वो जो है वो जारी रहेगी, जैसा होता था वैसा ही होगा। जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है किसानों को दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए पिछले वर्ष में एमएसपी की भुगतान 8,715 करोड़ रुपए की थी। हालांकि वो ये साल 14,120 करोड़ की हो गई है। उसके बाद में अगर हम रबी 2020 की बात करें या फिर अगर हम गेहूं की बात करें तो सभी का जो एमएसपी का रेट था वो उन्होंने बढ़ा दिया है। 8 अगस्त 2020 तक गेहूं, धान एवं दलहन की जो तिलहन की एमएसपी है वो 1,13,290 करोड़ का भुगतान उन्होंने किया है। ये जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद में तोमर जी ने ये बताया है कि इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री खरीदी की स्वतंत्रता होगी। अब इसमें जो प्रमुख लाभ है वो क्या है, तो जो पहला लाभ है वो ये है कि अवसर की स्वतंत्रता होगी। यानी कि जो किसान होगा वो व्यापारियों से डील कर सकेगा और व्यापारी जो है वो किसानों से डील कर सकेंगे। उसके बाद में लेन देन की लागत में कमी आएगी या फिर जो वेयर हाउसेस होते थे जहाँ पर स्टोर करके रखा जाता था तो उसकी ज़रूरत नहीं गिरेगी, ये डायरेक्ट दूसरे स्टेट में जाकर भी बेच सकेंगे। उसके बाद में डिजिटल तौर पर भी अपनी जो उपज है उसे बेच सकेंगे और अगर ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल होंगे तो उसमें पारदर्शिता जो है वो ज़्यादा आएगी और जो बिचौलिए होते हैं यानी कि जो मिडलमैन होते हैं उनका जो रोल रहता था वो कम हो जाएगा। ऐसा सरकार ने प्रयास किया है। अब ये जो हमने देखा जो नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि जो किसान कल्याण मंत्री है उन्होंने इस बिल पर क्या कहा है उसे हमने देखा। हालांकि एक बात उन्होंने और ये कही है, उन्होंने कहा है देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें अपनी कम मात्रा की उपज को बाजारों में ले जाने और उसका अच्छा मूल्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए वाहन क्षमता के अनुरूप पर्याप्त वजन न होने पर व बातचीत की क्षमता की कमी के कारण किसानों को परिवहन लागत के लिए ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। ऐसी कठिनाइयों से दूर होने के लिए ही उन्होंने ये कानून लाया है। ऐसा किसका कहना है, तो ऐसा कहना है नरेंद्र सिंह तोमर का। तो चलिए अब हम देखते हैं जो पहला बिल है यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केट पे बिल आया है उसमें आखिर बताया क्या गया है। तो ये जो बिल है ये है ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, जिसे प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो फार्मर्स होते हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। किसके साथ, तो कंपनीज के साथ। अगर उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है कंपनी के साथ या फिर कंपनी को कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है उनके साथ, तो वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए यानी कि 2 महीने 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ में, या फिर फार्मर्स भी कर सकते हैं। अब इसमें प्रोविजंस क्या करी गई है और इसमें आर्गूमेंट्स क्या चल रही है। तो प्रोविजंस ये करा गया है कि सरकार का ये कहना है कि जो बीच में के ट्रेडर्स थे उनका जो मंडी में उनका रोल होता था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और जो किसान है वो सीधी अपनी उपज जो है वो कंपनी को बेच पाएंगे। लेकिन अब इसमें जो आर्गूमेंट हो रही है वो इस बात पर हो रही है कि जो एपीएमसी मार्केट से यानी कि मंडी से जो रेवेन्यू मिलता था यानी टैक्स मिलता था स्टेट को, उसका क्या। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि सरकार का ये कहना है कि फार्मर जो है वो डायरेक्ट बात कर सकेंगे कंपनीज के साथ में। जो कमीशन एजेंट्स होते हैं जो बीच में का काम करते हैं जैसा कि मंडीज में करते थे, तो वो जब कंपनी से डील होगी उसमें भी वो कमीशन एजेंट बीच में का काम करेंगे, तो आखिर उसका क्या। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी फार्मर्स की, ऐसा कहना है सरकार का। लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि फिर एमएसपी का क्या, क्योंकि एमएसपी के बारे में इसमें कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ऐसा जो किसान है उनका कहना है। उसके बाद में जो दूसरा बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, जिसे एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन बिल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो एपीएमसी का एक्ट था जो कि पहले से बनाया गया है, इसके पहले के सरकारों ने भी एपीएमसी एक्ट को ख़त्म करने की बात करी थी, क्योंकि जो मंडीज़ है वो मंडीज़ में जो किसान होते हैं उनका काफ़ी शोषण होता है। तो इस एक्ट में क्या
संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करे गए हैं, तो अगर जो किसान है उसे इंटर स्टेट यानी कि अपने स्टेट के अंदर या फिर इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के बाहर अगर कोई चीज़ बेचने की है, ऑनलाइन बेचने की है या फिर अगर उसे जाके बेचना है, तो उसमें जो है वो एपीएमसी जो है उसे मदद करेगा। उसके बाद में अब 2 नंबर का जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो फार्मर्स होते हैं 86% जो फार्मर्स है उनके पास 5 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, तो वो जो है अपना माल जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ होगी कि कंपनी वाले डायरेक्ट उनसे डील कर पाएंगे। लेकिन जो किसान है उनका ये कहना है कि अगर हम स्मॉल बिजनेस वाले हैं तो अगर कंपनी वाले स्मॉल बिजनेस वाले से डील नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या। या फिर वो ये कहना चाहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं रिस्क है, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनीज को हम हमारा माल बेचने लगे तो प्राइवेट कंपनी ने अगर कल चल के मनमानी शुरू कर दी तो फिर हमारा क्या होगा, ये किसानों की मांग है। उसके बाद में जो तीसरा बिल है वो है बिल फॉर कमोडिटीज़, यानी कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो बिल है ये इसके लिए आया है कि जो कंट्रोल होता है प्रोडक्शन पर, सप्लाई पर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसके लिए इस बिल को लाया गया है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं उसके लिए ये बिल है। तो सरकार ने क्या किया है, जो कमोडिटीज़ में सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ओनियन, पोटैटोज़, ये जो इसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं इन्हें इससे निकाल दिया है। यानी कि अगर पोटैटोज़ की बात करें या फिर ओनियंस की बात करें तो इन्हें अब स्टोर करके रखा जा सकता है। तो जो किसान है उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेट कंपनीज जो है वो इसे ज़्यादा स्टोर करके रखेंगी तो कहीं ना कहीं जो प्राइजेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद में जो फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं कभी भी उन्हें नहीं बेच सकेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से है। तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है उनका ये कहना है कि उन्हें क्लियरिटी चाहिए, उन्हें क्लियरिटी नहीं मिली है, इसके वजह से वो आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद में अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आंदोलन की है वो ये है कि जो एमएसपी है यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो किसानों को मिलेगा या नहीं। किसानों की एक ही मांग है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आखिर फिर पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा क्या, या फिर एमएसपी पर अब कभी खरीदी नहीं होगी क्या, तो ये उनके सवाल है। तो उनका मेन मुद्दा यही है कि एमएसपी जो है वो जारी रहनी चाहिए, या फिर उनका ये कहना है कि आप एमएसपी पर लॉ बनाइए, यानी एमएसपी पर ऐसा लॉ बनाइए कि अगर हम सरकार को बेचेंगे तो वो तो एमएसपी पर लेगी ही, लेकिन अगर हम कंपनी को बेचे या फिर हम मंडी में बेचे तो जो एमएसपी होता है उसके ऊपर ही हमारी जो फसल है वो बेची जानी चाहिए। ये उनकी प्रमुख मांग है, जिसके लिए उनकी कई दिनों से मीटिंग भी चल रही है जो भारत के कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ, या फिर उन्होंने 8 दिसंबर को जो है वो चक्का जाम या फिर भारत बंद का आंदोलन भी किया है। और उनकी एक मांग और ये है कि उन्होंने कहा है कि एमएसपी जो है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यानी कि पूरे भारत में एमएसपी जो है वो एक ही होनी चाहिए, जो कि वर्तमान में होना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ता है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ेगा तो एमएसपी जो है वो भी चेंज होगा, इसके लिए वो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद में अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2010 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस वक्त जो कृषि मंत्री थे यूपीए की सरकार में वो थे शरद पवार। शरद पवार ने 2010 में 2 लेटर लिखे थे, एक लिखा था जो शीला दीक्षित थी जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की उन्हें, और दूसरा लेटर लिखा था जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान उन्हें। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो एपीएमसी एक्ट है उसमें वो प्राइवेटाइजेशन चाहते हैं। अब बीजेपी की सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किया है तो वो अब इसका विरोध कर रहा है। ऐसी ही बात है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अपने 2019 के अधिवेशन में या फिर जो प्रशस्ति पत्र जारी होता है इलेक्शन के पहले उसमें उन्होंने भी यही कहा था कि वो एपीएमसी एक्ट जो है उसे रद्द कर देंगे और नया कानून लाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो सरकार है जिन्होंने ये कानून लाए हैं तो उन्होंने एक बार जो किसानी संगठन है या फिर पंजाब के बोलो, हरियाणा के बोलो या फिर पूरे भारत में जो भी किसान संगठन है उनसे एक बार चर्चा करना जरूरी था बिल बनाने के पहले, जो कि वो अब कर रहे हैं। अब देखते हैं सॉल्यूशन निकलता है या नहीं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।